आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि सोमनाथ मंदिर के इतिहास और वृत्तांत की रचना किस प्रकार से है। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको और भी ज़्यादा जानकारी दे सकें और इसका इतिहास, इसका वृत्तांत, इसकी रचना कैसे हुई है आपको बता सकें। तो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं सोमनाथ मंदिर की रचना किस प्रकार से हुई है इसके बारे में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसके वृत्तांत के बारे में। तो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर का विध्वंस भारतीय इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस लेख में महमूद के अभियान का विवरण और उसके उद्देश्य का विवेचन है। यह इस हद तक धार्मिक भावनाओं से प्रेरित था या किस हद तक राजनीतिक या आर्थिक उद्देश्यों का पूरा कर रहा था, यह चर्चा का विषय रहा है। लेकिन इस इतिहास लेखन का अपना इतिहास भी कम महत्व का नहीं है। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर ने जब इन विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों को जोड़कर देखा तो एक आश्चर्यचकित करने वाली तस्वीर उभरती हुई सामने आई। आप भी पढ़कर देखिए किस तरह अलग अलग हाथ किसी घटना को रंगते हैं। महमूद द्वारा सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण और वहीं की बुद्ध का विनाश पिछली 2 सदियों से इतिहास के लेखन में अत्यंत महत्व की घटना बन गई है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसने पिछले 1000 साल में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच वैमनस्यपूर्ण संबंधों को जन्म दिया है। फिर भी इस 1000 साल के दौरान विभिन्न स्रोतों में इस घटना को और इससे जुड़ी बातों को किस ढंग से पेश किया गया है, उसकी पड़ताल करने से पता चलता है कि यह परंपरागत दृष्टिकोण इस घटना को हिंदू मुस्लिम संबंधों के मान से गलत ढंग से समझाने का ही परिणाम हुआ है। सन 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और वहीं की मूर्ति को तोड़ा। इसका उल्लेख कई स्रोतों में है, या फिर जहां इसका उल्लेख होने की उम्मीद की जाती है वहां इसका उल्लेख नहीं दिया गया है। दोस्तों, अभी तक इस घटना को और उसके परिणाम के बारे में हम जो बातें मानते आए हैं, कुछ उल्लेख उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं। किसी भी घटना पर एक सदी से आवरण चढ़ जाता है, इससे घटना की समझ में बदलाव हो जाता है और इसमें इसीलिए एक इतिहासकार के रूप में हमें न सिर्फ इस बात की जानकारी होना चाहिए कि घटना क्या है और आज हम उसे किस रूप में देखते हैं, बल्कि यह भी जानना चाहिए कि बीच की सदियों के दौरान किस प्रकार घटना की व्याख्या की गई है। इन स्रोतों के विश्लेषण और व्याख्या की प्राथमिकताएं इतिहास की व्याख्या से ही तय होती हैं। मैं इसके और सोमनाथ की अन्य घटनाओं के 5 नमूनों को आपके सामने रखना चाहूँगी। इसमें इस ऐतिहासिक सवाल का ध्यान रखा गया है कि महमूद के आक्रमण को किस तरह से देखा गया है। ये 5 नमूने हैं कि तुर्क फारसी वृत्तांत, समकालीन जैन ग्रंथ, सोमनाथ के संस्कृत शिलालेख, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की बहस और वह जिसे अक्सर राष्ट्रवादी व्याख्या कहा जाता है। मैं सोमनाथ की संक्षिप्त पृष्ठभूमि से शुरू करती हूँ।
महाभारत में इसे प्रभास कहा गया है और हालांकि यहाँ काफ़ी बाद तक मंदिर नहीं था, यह एक तीर्थ स्थान था। इस उपमहाद्वीप के कई हिस्सों के समान इस क्षेत्र में कई धार्मिक पंथ स्थापित हो गए थे, बौद्ध, जैन, शैव और मुस्लिम। इनसे कुछ तो एक दूसरे के बाद आए और कुछ पंथ साथ साथ अस्तित्व में रहे। प्रभास का शैव मंदिर, जिसे सोमनाथ मंदिर कहा जाता था, 9वीं या 10वीं सदी का है। 11वीं सदी से 13वीं सदी तक गुजरात में चालुक्य वंश का राज था। काठियावाड़ में छोटे शासक शासन करते थे, जिनमें से कुछ चालुक्य के अधीन थे। सौराष्ट्र कृषि के हिसाब से उपजाऊ था, पर उससे ज़्यादा उसकी समृद्धि व्यापार से, खासकर समुद्री व्यापार से आई थी। सोमनाथ का बंदरगाह, जिससे वेरावेल कहते थे, गुजरात के 3 बड़े बंदरगाहों में से एक था। इस काल में पश्चिम भारत का अरब प्रायद्वीप और फारस की खाड़ी के बंदरगाहों से काफ़ी समृद्ध व्यापार होते थे। इस व्यापार की पृष्ठभूमि कई सदियां पुरानी है। अरबों के साथ व्यापार पर आधारित संपर्क ज़्यादा अस्थायी था और इसकी तुलना में सिंध पर हुए घावों का प्रभाव कम अस्थायी हो गया था। व्यापार पर आधारित संपर्क ज़्यादा व्यापार की पृष्ठभूमि कई सदियां पुरानी है। अरबों के साथ व्यापार पर आधारित संपर्क ज़्यादा अस्थायी था और इसकी तुलना में सिंध पर हुए घावों का प्रभाव कम अस्थायी था। अरब व्यापारी और जहांजी पश्चिमी तट पर बस गए और उन्होंने स्थानीय रूप से विवाह कर लिए और आज के कई समुदायों के वे पूर्वज थे। कुछ अरब स्थानीय शासकों के यहाँ नौकरी करने लगे थे और राष्ट्रकूट अभिलेख तटीय इलाके में ताजिक प्रशासकों और गवर्नरों का उल्लेख करते हैं। इन अरब व्यापारियों के समान होरमुज और गजनी में ऐसे भारतीय व्यापारी थे जो 11वीं सदी के बाद भी बहुत संपन्न बताए जाते हैं। यह व्यापार पश्चिम एशिया से घोड़े के आयात पर केंद्रित था और उससे कुछ कम शराब, धातु, सूती कपड़े और मसालों पर घोड़ों का व्यापार सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता था। कुछ स्रोत बताते हैं कि इस व्यापार में मंदिरों का काफ़ी धन लगाया जाता था। सोमनाथ, वेरावल और खंबात के बंदरगाह इस व्यापार से काफ़ी आय पैदा करते थे और काफ़ी हिस्सा व्यापार में लगा दिया जाता था। सोमनाथ के तीर्थयात्रियों पर लगाया गया भी प्रशासन के लिए आय का एक मुख्य स्रोत था। उन दिनों यात्रियों से कर वसूलना एक आम बात थी और इसका उल्लेख मुल्तान के मंदिर के संदर्भ में भी मिलता है। हमें यह भी मालूम पड़ता है कि स्थानीय राजा चूडास्म, आभिर, यादव और अन्य तीर्थयात्रियों पर धावा करके उनसे वह धन लूट लिया करते थे जो वे सोमनाथ के मंदिर को दान देने के लिए ले जाते थे। इसके अलावा तटीय इलाकों में